डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, जैसा कि हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में यही कांस्टेंट यूज़ किया था ना, और इसकी वैल्यू भी हमने पुट की थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन न्यूटन ने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 1798 में की थी, और जो इंस्ट्रूमेंट इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैवेंडिश बैलेंस। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये कैवेंडिश बैलेंस किस तरह का है या कैसा इंस्ट्रूमेंट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसने जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू निकाली थी उसका नाम क्या है? कैवेंडिश बैलेंस। अच्छा, कैवेंडिश बैलेंस, उसमें ऐसे समझ लें कि एक धागा है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है एक धागा है, इस धागे के पीछे एक मिरर है, और इस धागे का एक किनारा तो किसी सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, और दूसरे किनारे के साथ एक हल्की, लाइट का मतलब क्या है, हल्की रॉड जो है वो सस्पेंड की हुई है, लटकाई हुई है, और इस रॉड के दोनों किनारों पर दो हल्के और छोटे स्फेयर रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, यानी ऐसे रॉड है, ऐसे समझ लें। उसके इस किनारे पर भी एक छोटा सा गोला समझ लें वो लगा हुआ है, और इस किनारे पर भी एक छोटा सा गोला लगा हुआ है, और ये रॉड क्या है, ये सस्पेंडेड है, लटकी हुई है, यानी ऐसे पड़ी नहीं हुई है, ऐसे समझ लें ये उसकी छत है। यहाँ से एक धागा समझ लें लटका हुआ है, नीचे एक रॉड उसमें बांधी हुई है, उस रॉड के एक किनारे पर भी मांस बांधा हुआ है, दूसरे किनारे पर भी मांस बांधा हुआ है। अच्छा, एक दूसरी भी ऐसी ही रॉड है, बल्कि ऐसे समझ लें कि एक बड़ा स्फीयर है जो ऊपर से यहाँ पर उसको नीचे आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं, और एक और स्फीयर होता है जो यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि यहाँ से ऐसे नीचे लेकर आते हैं। अच्छा, ये जो लार्जर स्फीयर्स हैं, ये कौन से स्फीयर हैं? लार्जर स्फीयर्स हैं। वो दोनों छोटे स्फीयर हैं और ये दोनों क्या हैं? लार्जर स्फीयर्स हैं। ये वाला जो स्मॉलर स्फीयर है और ये जो लार्जर स्फीयर है, इस लार्जर स्फीयर को इसके करीब लेकर आते हैं, और ये वाला जो लार्जर स्फीयर है इसको भी इस स्मॉलर स्फीयर के करीब लेकर आते हैं। तो क्या होगा? हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है कि तमाम तर चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जाहिर है कि ये लार्जर स्फीयर इस स्मॉलर स्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला लार्जर स्फीयर क्या करेगा? वो इस दूसरे स्मॉलर स्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये स्मॉलर स्फीयर यहाँ से तो ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। वजह ज़ाहिर है इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो ये बड़े मास की तरफ ऊपर जाएगा, और ये इसका मास क्या है, कम है, तो ये भी बड़े मास की तरफ नीचे आएगा। तो ये रॉड जो है ऐसे हल्की सी टर्न कर जाएगी। ये टर्न हमें कैसे महसूस होगा? ये टर्न हमें महसूस होगा, इस धागे के अंदर एक ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट इस मिरर के ऊपर आप फील कर सकोगे। चलें इसको थोड़ा सा लिख लें पहले इस प्रोसीजर को। अच्छा देखें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कैवेंडिश वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, जस्ट मैंने लिखा है, थोड़ा सा बता दूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट रॉड, ये हल्की सी रॉड, विच इज़ फिटेड विथ टू स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ मास m। ये दोनों किनारों पर एंड में दो छोटे छोटे मासेस इसके साथ अटैच होते हैं। द रॉड इज सस्पेंडेड बाय अ फाइबर, और इस रॉड को क्या किया जाता है? एक धागे के साथ लटकाया जाता है। अब वर्किंग कैसे करती है? टू लार्जर स्फीयर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू द स्मॉलर स्फीयर्स। दो बड़े
स्फेयर्स उन छोटे स्फेयर्स के करीब लेकर जाए जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, सो अ ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द फाइबर, एक खिंचाव पैदा होता है, एक एंगल सा बन जाता है किसका, जो ये धागा पहले बिल्कुल सीधा होता है उसके अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट होने की वजह से एक एंगल सा बन जाता है। किस वजह से बनता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई? लिख लिया है सबने? मिटा दूं? अच्छा लिसन, जो रॉड है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टर्न करती है, और हमने ये पढ़ा है कि जो भी ऑब्जेक्ट टर्न करता है उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है, याद है ये पॉइंट? अच्छा अब लिख लेते हैं इसको, एज रॉड टर्न्स, अब रॉड टर्न करती है, किस वजह से करती है रॉड टर्न? बिकॉज टार्क इज प्रोड्यूस्ड इन इट। किस वजह से करती है? क्योंकि टार्क उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अच्छा हमने टार्क का फार्मूला पढ़ा है, टार्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, याद है? यहां पर जो फोर्स होगा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा अब यहां से ज़रा गौर से देखें, ये जो स्मॉल एम है इसका मतलब क्या है? किसका मास? ये जो स्मॉल स्फीयर है ना इनका मास, और यहां पर जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम जो हम लार्जर स्फीयर लेकर आ रहे थे उनका मास है। समझ में आ रही है? और ये वाला जो आर है ये कौन सा? ये इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान का फासला है, ये इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान का फासला है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से मुराद इस रॉड की टोटल लेंथ है, यानी स्मॉलर स्फीयर से लेकर इस दूसरे स्मॉलर स्फीयर तक का जो फासला है ये टोटल लेंथ है। ये टार्क एक्चुअली क्या है? कपल प्रोड्यूस कर रहा है। कपल आपने पढ़ा था ना पहले कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, चेंज हो, उनको क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। एग्जैक्टली वही दो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखें ऊपर लग रहा है, ये देखें नीचे लग रहा है, ये कपल फोर्स है। और कपल फोर्स में हम दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला लेते हैं, और यहाँ पर दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला असल में इस रॉड की टोटल लेंथ के बराबर है। तो ये बन गया क्या हमारे पास जो टार्क है वो। अच्छा टार्क कितना पैदा हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा कि वो जो धागा है, जो फाइबर है, उसके अंदर ट्विस्ट कितना आ रहा है, यानी एंगल कितना बन रहा है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, टार्क प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the twist in fiber, सही होगा गलत होगा? जाहिर है अगर टार्क ज़्यादा होगा तो वो जो ट्विस्ट होगा वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो एंगल बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। और अगर टार्क कम प्रोड्यूस होगा तो जो एंगल बनेगा वो भी कम बनेगा। अब टार्क तो हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, पूरे के पूरा टार्क किसके बराबर है? टार्क इज इक्वल टू जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा लिखा है मैंने किस वजह से लिखा है? ये पूरे का पूरा हिस्सा ये टार्क को शो कर रहा है। ऊपर हमने टार्क की इक्वेशन पहले बना ली है, वही टार्क की इक्वेशन यहाँ पर लिखी है मैंने,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्विस्ट के या एंगल के जो उस फाइबर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो अगर मैं लिखूं बाय यूजिंग कांस्टेंट, या इसका कांस्टेंट जो है वो है सी, इसका कांस्टेंट क्या है, सी है। ये असल में डिपेंड करता है उस फाइबर पर, उस धागे पर, और इसको आप एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हो। ये मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स के लिए इस सी की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ आएगी। इसको आप कैसे मालूम कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके इन वैल्यू को आप मालूम कर सकते हो। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है इसमें सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेटेबल हैं सवाए एक चीज़ के, कौन सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, ये आर स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस तरफ चला जाए तो मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताएं ये पूरे का पूरा हिस्सा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ चला जाए तो देखें जी इज इक्वल टू सी थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अच्छा सॉरी, ये मैंने एम ई लिख दिया है, एम ई नहीं लिखना आपने। अच्छा, आप देखें ये मासफ अर्थ गलती से मैंने लिख दिया, इसको मिटा दें। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसमें ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटेबल है। मिसाल के तौर पर सी कांस्टेंट है कैवेंडिश बैलेंस का, जो फाइबर पे डिपेंड करेगा, और थीटा ये एंगल बनेगा, ये भी कैलकुलेटेबल है। आर से मुराद है दोनों स्फेयर्स के दरमियान का फासला, वो आपके सामने है, उसे मालूम कर सकते हैं। और एम क्या है, स्मॉल स्फेयर का मास, कैपिटल एम क्या है, लार्जर स्फेयर का मास, और डी क्या है, वो जो रॉड है उसकी लेंथ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि कैलकुलेटेबल हैं। जब आप इन सब की वैल्यू अगर आपको पता होगी, वो पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर हमेशा ये आता है 6.67 × 10⁻⁻, यही आता है।